बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट जो है वो हम 8 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट अगर देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन बार बार ये बताता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। नए आने वाले बच्चों को पता नहीं होता प्लेलिस्ट तक कैसे एक्सेस करें, तो मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 की अभी तक की सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएंगी। आपको वीडियो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थंबनेल्स को देखें क्लियरली। वहाँ पर चैप्टर और उसका पार्ट और वीडियो में क्या मौजूद है आपको थंबनेल से ही पता लग जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। पूरे के पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट बुक केमिस्ट्री की बना के मैं ऑलरेडी अपलोड जो है वो कर चुका हूँ। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है लगभग 2 घंटे का, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह पर समराइज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट कंडक्ट करें, बार बार कंडक्ट करें, नोमेनक्लेचर्स पे अपनी ग्रिप करें। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स, इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक की अलग वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अपनी ग्रिप करें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। उसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है भाई, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। पिछले टॉपिक और ये वाला टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, एनर्जी बैंड के अंदर वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और कलेक्टिवली इन तीनों को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ये एनर्जी बैंड क्या होता है, इसकी डिटेल्स पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। पिछली वीडियो के अंदर ही आपको बुनियादी चीज़ों का भी पता लगेगा, ऑक्टेट रूल का भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट भी जो है पिछली वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा इनके साथ साथ। अब यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। आपको पता है सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे आगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अगर हम बात करें तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जब भी हमारे सामने आता है ना, तो एग्जैक्टली कोई ना कोई बेस ज़रूर होती है, कोई ना कोई बुनियाद ज़रूर होती है कि आप अगर किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी दर्जाबंदी कर रहे हैं, उसके ग्रुप्स बना रहे हैं, तो किस बेस पर बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एप्पल्स का ढेर लगा हुआ हो, बहुत सारे एप्पल्स जो हैं आपके सामने पड़े हुए हों, ठीक है, 8, 10, 50 हज़ार, 1 लाख के करीब एप्पल्स आपके सामने पड़े हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई इनको क्लासीफाई कर दीजिए, इनकी ग्रुपिंग कर दीजिए, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, इनको क्लासेस में डिवाइड कर दीजिए। तो आप पहला सवाल यही करेंगे कि सर ये किस बेस के ऊपर इनको क्लासीफाई करना है। आया इनको कलर की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाए कि रेड एप्पल्स एक साइड पे हो जाएं, ग्रीन एप्पल्स एक साइड पे हो जाएं, ठीक है, येलो एप्पल्स एक साइड पे हो जाएं, या फिर इन एप्पल्स को कंट्री की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाए कि ये एप्पल्स जो हैं इनके ऊपर टैग लगे हुए हैं, इनमें पाकिस्तानी एप्पल्स भी हैं, इनमें इंडियन एप्पल्स भी हैं, इनमें चाइनीज़ एप्पल्स भी हैं, इनमें अमेरिकन एप्पल्स भी हैं, या फिर इनको स्पॉट की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाए कि इनमें से बहुत सारे एप्पल्स हैं जिनके ऊपर स्पॉट है, दाग लगा हुआ है, और बहुत सारे एप्पल्स ऐसे हैं जो स्पॉटलेस हैं। तो क्या इस बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाए? कोई ना कोई बुनियाद ज़रूर होती है। तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कई तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस क्लासिफिकेशन की बात हो रही है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये किस बेस के ऊपर हो रही है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कि ये सॉलिड्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर ही नहीं सकते। ये भी एक सॉलिड है, ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है,
वो कंडक्टर, वो हमारे पास कंडक्टर्स कहलाते हैं। ये इंसुलेटर्स हो गए, ऐसे सॉलिड्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ये हमारे पास इंसुलेटर्स हो गए। कंडक्टर्स वो हो गए जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आयरन की बार है, या फिर कोई आयरन की वायर है, या फिर कोई कॉपर की जो है वो वायर है, जिनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल की बनी हुई कोई चीज़ हो, गोल्ड की बनी हुई कोई वायर हो, कॉपर की बनी हुई कोई वायर हो, सोडियम की बनी हुई हो, सोडियम की बनी हुई कोई चीज़ हो, बहरहाल तो जो मेटल की बनी हुई है, जो मेटल है, उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो क्या सिर्फ मेटल्स ही ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेटल्स ही कंडक्टर्स नहीं हैं। मेटल्स के अलावा भी दूसरी चीज़ों को आप कंडक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी हमारे पास बहरहाल आ गई। इसकी डिटेल में तो अभी हम जाएंगे। इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है, इंसुलेटर्स हो गए हमारे पास, और हमारे पास कंडक्टर्स हो गए। तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है सेमी कंडक्टर्स की। इंसुलेटर्स वो है जिसमें से तो बिजली पास ही नहीं हो रही ना, कंडक्टर्स वो है जिसमें से बिजली पास हो रही है। सेमी कंडक्टर्स वो हैं जिनमें कुछ शराइत के तहत इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कुछ शराइत के तहत इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको सेमी कंडक्टर्स कहा जाता है। ये हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं, सेमी कंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। ये सारे नोट्स बनवाऊंगा अभी, आप परेशान नहीं हो, पहले ये क्लासिफिकेशन सुन लीजिए। तो क्या वाकई आप ये वीडियो ये क्लासिफिकेशन सुनने के लिए देख रहे हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये बातें तो लगभग आपको पता ही होंगी ना। नहीं नहीं, आप ये समझने के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे, आप कुछ और समझने के लिए वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर होल्स की बात हो रही है। ये होल्स क्या हैं? जो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का तो समझ में आता है, ये होल्स कहाँ से आ गए, इसका कॉन्सेप्ट आपका समझना ज़रूरी है। समझ आ गई बात आपको? बहरहाल तो आगे चलते हैं अभी हम अपने लेक्चर की तरफ। पहले ज़रा ये होल्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है आप ले लीजिए। ये होल्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? इसके लिए आप, वैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर बनाया है उसमें मैंने फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दे दिया है। एक फील्ड जो है, फील्ड का मतलब ही वैसे होता है मैदान। आप मैदान के लें, जैसे कि इसी से फील्डिंग बनता है। क्रिकेट में देखें फील्डिंग होती है ना, कहाँ होती है? फील्डिंग कहाँ होती है? फील्ड में होती है। तो फील्ड का मतलब है मैदान। फील्ड का मतलब खेत भी होता है। देखें घूम फिर के बात वही आएगी। और फील्ड का मतलब जो है वो स्पेस भी होता है, जगह। तो अगर मैं मैदान की बात करूं, ये भी एक जगह है, खेत की बात करूं, ये भी एक जगह है, स्पेस की बात करूं, ये भी एक जगह है। इन तीनों को हम एक नाम दे सकते हैं, जगह, खाली जगह, इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड। समझ आ गई बात? लेकिन आपको पता है कि ये मैदान जो है, ये खाली मैदान है, इसको भी फील्ड कहते हैं, खेतों को भी फील्ड कहते हैं, स्पेस को भी। तो फील्ड जो है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए, तो फिर आपको होल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव होल्स जो होते हैं, ये पॉजिटिव होल, ये क्या होते हैं? जो सेमी कंडक्टर्स से मुताल्लिक है। सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स से आपको ये समझ में आ गया, तो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। आप ज़रा इस होल के कॉन्सेप्ट को समझ लें, और इस होल के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना है तो आप फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये क्या है? फील्ड जो है स्पेस है। स्पेस अराउंड चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड
पार्टिकल, चार्ज, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप मैग्नेट को ले लीजिए, मैग्नेट खेले हैं ना आप बचपन में मैग्नेट से। और पार्टिकल में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है। ये पार्टिकल तो है न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम में होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर होते हैं। जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। शेल्स कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं, या फिर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स कहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात मैंने बताई। ये वो जगहें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है। तो ये न्यूक्लियस हो गया एटम का, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एक जगह पर गुच्छे की सूरत में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कन्फाइंड हुए हैं, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, चिपटे हुए हैं एक दूसरे से। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसने इनको बांधा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से। अंगूर का गुच्छा नहीं होता, इस तरह से, इस तरह से। और बाहर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। बहरहाल तो बात हमारी चल रही थी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके अंदर होल्स की, और होल्स से फील्ड तक हम आए थे। और फील्ड का मैंने आपको बताया था स्पेस अराउंड चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल तो है लेकिन चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन जो है वो पार्टिकल है लेकिन चार्ज्ड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है लेकिन चार्ज पार्टिकल है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द स्पेस है, एक इनविजिबल स्पेस है। प्रोटॉन के भी इर्द गिर्द एक इनविजिबल स्पेस है। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम मैग्नेट को कह रहे हैं कि मैग्नेट जो है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो मैग्नेट के इर्द गिर्द भी, मैग्नेट को हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इर्द गिर्द भी एक स्पेस मौजूद है, ठीक है। और यही स्पेस क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। यही स्पेस क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। इसको भी फील्ड कहते हैं। यही स्पेस जो है फील्ड कहलाता है। यही स्पेस जो है वो फील्ड कहलाता है। ये इनविजिबल स्पेस है, आप इसको देख नहीं सकते। आप इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मौजूद स्पेस है जिसको हम फील्ड का नाम दे रहे हैं, आप उसको देख नहीं सकते। आप न्यूट्रॉन पे मैंने लगा दिया। न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। प्रोटॉन जो है इसके गिर्द भी क्या मौजूद है? इसके इर्द गिर्द भी ये फील्ड मौजूद है, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट हो या चार्ज पार्टिकल हो, उसके इर्द गिर्द का स्पेस होता है स्पेसिफिक, जिसको हम फील्ड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द फील्ड है ये नेगेटिव फील्ड है। ये जो प्रोटॉन के इर्द गिर्द है ये पॉजिटिव फील्ड है। और ये जो मैग्नेट के इर्द गिर्द फील्ड है, ये भी आपको बताऊं कि ये फील्ड आधी पॉजिटिव होती है और आधी नेगेटिव होती है। अगर ये नॉर्थ और साउथ हटा के मैं इसके साथ प्लस और माइनस कर दूं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अब भी ये मैग्नेट ही है। तो ये जो मैग्नेट है इसका आधा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आधा हिस्सा इसका नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेट के फील्ड है, आधी फील्ड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आधी फील्ड जो है वो नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गई बात? अब ये मकसद क्या है आपको समझाने का? मकसद ये है कि जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज, अगर चार्ज के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से आपने समझना है तो इससे पिछले वाली वीडियो आप देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। उसके अंदर मैंने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझाया है कि चार्ज होता क्या है। इसमें तो मैं नहीं बता पाऊँगा वरना बात तवील हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल अगर इसको हम कह रहे हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल है तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास क्या है? चार्ज है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कह रहा हूँ कि ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है?
चार्ज है, और इसी चार्ज की वजह से ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, इसके इर्द गिर्द ये फील्ड मौजूद है। इसी चार्ज की वजह से ये पार्टिकल है प्रोटॉन, इसके इर्द गिर्द ये फील्ड मौजूद है, और इसी चार्ज की वजह से मैग्नेट के ये इर्द गिर्द फील्ड मौजूद है। ठीक है भाई, तो चार्ज का ताल्लुक फील्ड के साथ हो गया। अब तीसरा, फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा उसके पास फील्ड भी होगी, जिस पार्टिकल के पास चार्ज होगा उसके पास फील्ड भी होगी, और जिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के पास फील्ड होगी उसके पास एक फोर्स भी होगी। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्टेंस से एक्ट करती है, डिस्टेंस से एक्ट करती है। जैसे ये मैग्नेट है, अगर यहाँ पर एक आयरन का पीस है, आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके आइए, थोड़ा सा और आगे लेके आइए, यहाँ से यहाँ तक आप लेके आए हैं इस आयरन के टुकड़े को, यहाँ से यहाँ तक आप खुद लेके आए हैं इस आयरन के टुकड़े को, लेकिन जैसे ही इसकी मैग्नेट की इनविजिबल फील्ड में एंटर होगा, ये आयरन का पार्टिकल, आयरन का टुकड़ा, आयरन का पीस आपके हाथ से निकलेगा और जाके सीधा इससे चिपक जाएगा, सीधा इससे जाके चिपक जाएगा। तो ये जो आयरन का पीस है, इसने यहाँ से यहाँ तक हरकत की, किसकी वजह से की है? फोर्स की वजह से। ये फोर्स किसने लगाई? इस मैग्नेट ने लगाई। ये मैग्नेट जो है ये फोर्स लगाने के काबिल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास चार्ज मौजूद है, और इस चार्ज की रेंज कहाँ तक है? जहाँ तक फील्ड की रेंज, जहाँ तक फील्ड की रेंज है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को समझना है तो होल्स को समझिए, पॉजिटिव होल, उसको समझना है तो फील्ड को समझिए। फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड चार्ज ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, उसको हम फील्ड कहते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होगा, जो भी पार्टिकल चार्ज्ड होगा, उसके पास ये फील्ड होगी, और इस फील्ड की मदद से ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। कौन सी फोर्स लगा सकता है? दो किस्म की फोर्सेस लगा सकता है। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी है फोर्स ऑफ रिपल्जन। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अपनी तरफ खींच लेना डिस्टेंस से, फोर्स एट अ डिस्टेंस, जैसे कि इस मैग्नेट ने किया, डिस्टेंस से इस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये तो मैग्नेट है जिसकी फील्ड ये काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ये भी फोर्स लगा सकते हैं। ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास आएगी कोई चीज़ इनके, और फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से इनसे दूर जाएगी। ये कब होगा? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव को एक दूसरे से दूर हटाता है, नेगेटिव को एक दूसरे से दूर हटाता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो बस साबित हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नज़दीक में होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सी फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। क्यों ये रिपल्सिव फोर्स लगाने के काबिल हुए? क्योंकि इनके पास फील्ड मौजूद है। इनके पास फील्ड क्यों मौजूद है? क्योंकि इनके पास चार्ज मौजूद है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि सेम चार्जेस, सेम फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, हटाती हैं, धकेलती हैं, दूर करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो और ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इनकी फील्ड्स आपस में टकराएंगी, ऐसे जैसे ही इन फील्ड्स का आपस में टकराव होगा, फ़ौरन ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, फ़ौरन एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव जो ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसकी जो फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव फील्ड है, इनका जैसे ही आपस में टकराव होगा,
ये हो गया, दोनों फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा, ये दोनों फ़ौरन एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, फ़ौरन एक दूसरे के ये नज़दीक जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ इस एटम की तरफ आ जाइए। इस एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इनके पास फील्ड भी नहीं है, इनके पास फील्ड नहीं है तो ये न्यूट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ प्रोटॉन भी मौजूद है। प्रोटॉन जितने भी हैं उन सब के पास जो है वो प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं, कौन सा चार्ज है इनके पास? पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके पास फील्ड भी होगी। ठीक है, और ये फिर फील्ड की वजह से ये फोर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक ईडियम आपने सुना होगा, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। तो यहाँ पर भी ये बरकत आ जाएगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन नहीं होता, आप देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे एटम को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन्स को मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ प्लस 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 प्लस। अब ये इतने सारे प्रोटॉन जो एक जगह पर जमा है, इनकी मजबूरी है, देखें ये एक दूसरे से हटना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर, लेकिन इन प्रोटॉन्स को जो है एक और पावरफुल फोर्स ने, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसने बांध रखा है। बेचारे मजबूर हैं, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल नहीं सकते। अब ये प्रोटॉन जो एक जगह पर ढेर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कलेक्टिव पॉजिटिव फोर्स, इनका कलेक्टिव चार्ज है ना, सोचने की बात है ना। देखिए इतने सारे प्रोटॉन जब एक जगह पे होंगे तो इसका मतलब इनकी पॉजिटिव फील्ड भी एक जगह पर होंगी, इसका मतलब इनका कलेक्टिव पॉजिटिव फोर्स जो है वो भी एक जगह पे होगा, वो भी एक जगह पे होगा, तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटॉन है, इसकी फील्ड यहाँ तक है, बस ये स्पेस जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, तो फील्ड बढ़ जाएगी ना, खुद ब खुद ये पॉजिटिव फील्ड जो है ये बढ़ जाएगी। और आपने देखा है कि फील्ड्स जब आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो दो किस्म के फिनोमिनन्स जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या तो ये आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, या ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एटम के अंदर ये पहले डिस्कस हो चुकी। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें ना, सारा का सारा अगर आपको याद हो, वो पुराना के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, इनके ऊपर मैं तफसील से पीछे वीडियोस बना चुका हूँ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर इसकी समझ में आ जाए। तो पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में, 1897 में। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में जे थॉमसन, और उसके बाद 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी लॉर्ड रदरफोर्ड ने। और लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी 1920 में, 1917 में कर ली थी, लेकिन साबित उन्होंने ये साबित जो किया था वो 1920 में किया था। ठीक है, वैसे तो हम जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी बुक्स में जो है वो गोल्डस्टेन को जो है मेरे ख्याल में हम बताते हैं, गोल्डस्टेन जो है उसको हम कहते हैं कि उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। बहरहाल ये अभी बहस हमारी नहीं है। आगे चलते 1920 से फिर 1932 में जाके न्यूट्रॉन जो है वो भी डिस्कवर हुआ था। तो बहरहाल ये बात हो गई। अब बताने का आपको मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है, ये इतने सारे प्रोटॉन जो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या इनकी पॉजिटिव फील्ड बड़ी नहीं होगी? इतनी बड़ी पॉजिटिव फील्ड, ये कितनी बड़ी पॉजिटिव फील्ड है, मतलब इस न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी की रेंज यहाँ तक है, पूरे एटम को उसने कवर कर रखा है, पूरे एटम को उसने कवर कर रखा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये वापस आना चाहेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं आ सकते। यही तो बहस चल रही थी, अगर आपको याद हो ना, अगर आपने देखा हो, कौन सा है वो हमारे पास, नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो है, ठीक है, उससे पहले लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो यही एतराज़ उसके ऊपर हुआ था कि भाई आपने जो एटॉमिक मॉडल दिया है उसके मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन्स को
न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते, हालांकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है। तो इसकी करेक्शन जो है 2 साल बाद 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने क्लियर की थी ये बात कि स्पेसिफिक जो है वो एनर्जी जब तक नहीं होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, बहरहाल ये फिर वो और तवील बात हो जाएगी यार, मैं उसमें आपको नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान लगाइए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, यहाँ पर खाली जगह बच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पर खाली जगह बच गई। ये जो खाली जगह है ये किसकी रेंज में आ रहा है, ये खाली जगह किसकी रेंज में आ रही है? देखें ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनकी जो कितनी बड़ी रेंज है इन प्रोटॉन्स की, मैंने कहा ना इत्तेफाक में बरकत है, तो इनकी रेंज, इन सारे प्रोटॉन्स की, इनकी कलेक्टिव फील्ड जो है वो पूरे एटम को कवर किए हुए है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाता है तो पीछे खाली जगह बच जाती है। ये जो खाली जगह है, अब ये कौन सी खाली जगह होगी, सोचिए ज़रा, ये पॉजिटिव खाली जगह होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एटम जो है वो किसकी रेंज में आ रहा है, इस न्यूक्लियस की रेंज में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वहाँ से छोड़ देंगे तो उस जगह पर, उस खाली जगह पर किसका असर बाकी रहेगा, इन प्रोटॉन्स का, इनका असर बाकी रहेगा। तो ये जगह जो है, खाली जगह जो है, ये वैकेंट स्पेस जो है, ये क्या कहलाएगा, ये वैकेंट स्पेस पॉजिटिव कहलाएगा। ये वैकेंट स्पेस जो है इसी को हम कहते हैं होल, इसी को हम कहते हैं होल। और ये वैकेंट स्पेस बाकायदा मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो सेमीकंडक्टर्स में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर ऐसे पॉजिटिव होल्स भी होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे कि ये एक्सट्रिंसिक जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गए, अब यहाँ पर खाली जगह बच गई, खाली जगह बच गई। ये खाली जगह जो है वो कौन सी है, यही होल्स हैं, यही होल्स हैं जिनको हम पॉजिटिव होल्स कह रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ये पॉजिटिव होल्स होंगे। ये है कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होल्स का। तो होल्स की बात की जाए या पॉजिटिव होल्स की बात की जाए तो हम इसको कहेंगे वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस। ये पॉजिटिव होल वो वैकेंट स्पेस है व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई। अब ये देखें, सिर्फ पॉजिटिव होल को मुझे समझाने में, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि आगे आने वाले लेक्चर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये पॉजिटिव होल्स बार बार आएंगे कि पॉजिटिव होल्स यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अब आपको क्लियर हो गया। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, ये पॉजिटिव होल क्या है, तो आप उसको एक लफ्ज़ में जवाब देते हैं वैकेंट स्पेस। ये वो खाली जगह है जो पॉजिटिव है, और ये खाली जगह कब बनती है, जब उसी जगह से इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाता है। ठीक हो गई भाई बात। अब दूसरी जो चीज़ समझने वाली है वो भी समझ लीजिए, उसके बाद इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। दूसरी जो चीज़ है समझने वाली, अब वो भी ज़रा समझ लीजिए, फिर इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है? आसान लफ्ज़ों, टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या फ्लो ऑफ चार्जेस कह लें। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो का क्या मतलब हुआ? बहना, एक जगह से दूसरी जगह
जाना, ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। क्या परेशानी हो गई भाई? एक वायर ले लीजिए, ये वाली वायर, ठीक है, ये एक दूसरी वायर है। आप इस वायर को पकड़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता। आप इस वायर को पकड़ते हैं, आपको झटका लगता है बिजली का। क्या वजह है? आप बोलेंगे सर इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट है। आसान सी बात है, इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट है। वजह क्या है भाई? इसमें करंट कैसे आ गया? मतलब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, इसमें कैसे हो गया? फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? फील्ड की वजह से। कैसे? मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो वायर है ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं रहे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि ये वायर है, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस। मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। इस वायर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों भागदौड़ मची हुई है? ये सारे एक साथ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भाग के यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? इस फील्ड की वजह से। ये फील्ड हमारे पास दो किस्म की है, एक मैग्नेटिक फील्ड है या फिर दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कलेक्टिव फील्ड है, जिसको हम अभी मैंने मैग्नेट की बात की थी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रही, ये मैग्नेट आ गया, ये इसकी पॉजिटिव फील्ड, ये इसकी नेगेटिव फील्ड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मुताल्लिक है? पार्टिकल्स से मुताल्लिक। पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन को ले लें, इसकी फील्ड, प्रोटॉन को ले लें, इसकी फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो पार्टिकल्स की फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेट की फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड जो है इसको मजबूर कर रही है यहाँ पर। कैसे भाई? मैं बता देता हूँ आपको। आप इस मैग्नेट को यहाँ पर ले आएँ। अभी मैं मैग्नेट से ही आपको ये फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा, इस मैग्नेट की वजह से। ये मैग्नेट की पॉजिटिव फील्ड, ये मैग्नेट की नेगेटिव फील्ड। इसमें क्या है? यही वायर है, इसी वायर को आप, इसी वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करवाएंगे तो ये वाली बन जाएगी। तो क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? आप जब इस मैग्नेट को नज़दीक लेके आते हैं, अब ये देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे, उनकी फील्ड भी मौजूद है, फील्ड भी मौजूद है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को ऐसे इनके पास लेके आएंगे तो आप असल में इस मैग्नेट की नेगेटिव फील्ड को इन इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की है ही ऑलरेडी नेगेटिव फील्ड, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, दूर फेंकता है एक जगह से दूसरी जगह। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होगा। जब आप इस मैग्नेट को इस तरह से, इसकी नेगेटिव फील्ड को, इसकी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को जब आप नज़दीक लेके आएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के यहाँ पे जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सारे यहाँ पे जमा हो गए। अब ये यहाँ पर जमा तो हो गए, एक काम तो ये हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? खाली जगह है, वैकेंट स्पेसेस, यानी कि यहाँ पर अब बचेंगे होल्स, पॉजिटिव होल्स, पॉजिटिव होल्स बचेंगे यहाँ पर। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भागे हैं उतने ही यहाँ पर आपको पॉजिटिव होल्स जो है वो नज़र आएंगे। तो अगर आपको
चार्जेस का फ्लो करवाना है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह भगाना है, और आप इसी को बिजली कहते हैं, आप इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो भाई इतना मुश्किल काम नहीं है यार। ये रहा बस, मैग्नेट का नेगेटिव साइड यहाँ पर कर दीजिए, फ़ौरन भागने शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन, बस मिल गई आपको बिजली। अब इस वायर में आ गई बिजली, इसके साथ जो है वो आप एक बल्ब को कनेक्ट कर दें, यही चार्जेस जो है यहाँ से इस बल्ब में से जाएंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे। ये इस वायर से दूसरी ओर 2 वायर लगा दें, एक वायर बल्ब के साथ कनेक्ट की है, दूसरी वायर भी बल्ब के साथ कनेक्ट है। एक वायर से चार्जेस जाएंगे बल्ब में से होते हुए, दोबारा वापस आ जाएंगे उसी जगह पे चार्जेस जा रहे हैं, दोबारा वहीं आ रहे हैं, चार्जेस जा रहे हैं, दोबारा वहीं पे आ रहे हैं। और ये चार्जेस के आने जाने से क्या हो रहा है, ये आपका बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। आपने बिजली बना ली, मुबारक हो। क्या किया है, अब आप इस मैग्नेट को दूर कर दीजिए, बस दूर करेंगे, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों पर आ जाएंगे। आप इस मैग्नेट को नज़दीक करें, ये इलेक्ट्रॉन भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। मतलब अब इनका फ्लो आपके कंट्रोल में आ गया इस मैग्नेट की वजह से। अगर बहुत पावरफुल मैग्नेट आप लेके आ जाएंगे, ये बड़ा सारा इतना बड़ा मैग्नेट, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उतना ही ज़्यादा करंट आपको मिल जाएगा। पहले सिर्फ बल्ब जल रहा था, अब जो है वो फ़ैन भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, फ़ैन भी चलना शुरू हो जाएगा। और बड़ा मैग्नेट ले आइए तो इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अब आप पूरे घर में लाइट ही लाइट कर दें, पंखे चलाएं, कोई मसले की बात नहीं। समझ में आ गई बात। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी दिए हैं फील्ड्स के और इनके इंटरेक्शन के, ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अब इनके नोट्स की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमें ये कहाँ फ़ायदा देंगे, अभी इसकी तरफ आते हैं। ये जितनी भी मैंने तफसील आपको भी बताई है, ये मैंने आपको इंसुलेटर्स को समझाने के लिए नहीं बताई, कंडक्टर्स को समझाने के लिए नहीं बताई। सेमीकंडक्टर्स में जो 2 टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो 2 टाइप्स बनती हैं, एन टाइप और पी टाइप, सिर्फ उनको समझाने के लिए मैंने इतनी डिटेल आपको बताई है। और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। काफ़ी बच्चे बोलते हैं, कमेंट भी आते हैं, ऐसे कमेंट भी आया एक बच्चे का, वो सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं और आप थक जाते हैं, आप शॉर्ट करके थोड़ा सा बता दिया करें, शॉर्ट करके। मैं क्लास को देखता हूँ ना यार, मैं ख़ुद एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने उनको जवाब भी दिया, मैं ख़ुद एक एवरेज स्टूडेंट था ना, ठीक है। बदकिस्मती से मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। जैसे नॉर्मली आपको पता है क्लास में टीचर्स जो हैं वो 2, 4, 5 ही फन्ने खान होते हैं बोलने वाले, फ़ौरन हाथ उठा देते हैं, फ़ौरन जवाब देते हैं, उन्हीं को तारीफ़ मिलती है, उन्हीं की पोजीशंस आती हैं और पता नहीं क्या कुछ, है ना। तो बाकी 80% स्टूडेंट जो बेचारे क्लास में बैठे होते हैं वो इधर उधर देख रहे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था भाई। ये वीडियोस मैं बेसिकली एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम आप सर लगा रहे हैं, बस टू द पॉइंट बात करें यार, आगे चलें, तो फिर आपका कैलिबर ये नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरा फोकस मोस्टली वो बच्चे जिनकी तरफ क्लास में तवज्जो नहीं दी जाती, टीचर्स ध्यान नहीं देते, ठीक है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था भाई, मैं कोई पोजीशन होल्डर लड़का नहीं था, ठीक है। अब चलें इसके नोट्स की तरफ, रोना धोना काफ़ी हो गया चलें, तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इसके पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, अब इसके पॉइंट्स जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। पहली बात, किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो क्लासेस बन रही हैं किसकी बुनियाद पर बन रही हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बुनियाद पर आप जो है वो ये
3 क्लासेस जो है वो बना रहे हैं, 3 क्लासेस जो है वो आप बना रहे हैं। ठीक है, पहले इसका रोड मैप पूरा का पूरा बना लेते हैं। पहली कौन सी क्लास है हमारे पास? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। दूसरी हमारे पास क्लास है कंडक्टर्स, और तीसरी हमारे पास क्लास है सेमी कंडक्टर्स। ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक, हाँ यही स्पेलिंग है, इंट्रिंसिक। स्पेलिंग ज़रा कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा मुझे भी, ताकि दूसरे बच्चों को भी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए SE कर रहा हूँ, SC कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप, ये भी अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है भाई, ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं इंसुलेटर्स की तरफ, इसके पॉइंट्स नोट कर लें। इंसुलेटर्स सबसे पहले इंसुलेटर्स सॉलिड्स, ग्रुप ऑफ सॉलिड्स हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, क्यों नहीं कर सकते भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्यों नहीं कर सकते? ये सॉलिड्स जिनको हम इंसुलेटर्स कह रहे हैं, वाई? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप इस बात का जवाब देते हैं कि भाई इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। वो आपसे पूछता है क्यों भाई, आप इसका जवाब देते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। फिर आपसे वो पूछ ले कि वाई भाई क्यों नहीं होता, वाई क्यों नहीं होता कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलें फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, और इसका एक और नाम भी है बैंड गैप, बैंड गैप, फॉरबिडन गैप और बैंड गैप वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों बैंड के बीच में कौन सा बैंड है? फॉरबिडन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जाते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, लेकिन बीच में क्या है? फॉरबिडन बैंड है। अगर फॉरबिडन बैंड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा फॉरबिडन बैंड, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, और कंडक्शन बैंड में पहुंचे बगैर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हरकत नहीं कर सकते। कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाई। इवन हत्ता के, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हत्ता के लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अगर उनको एनर्जी प्रोवाइड करें उन सॉलिड्स को, तो फिर वो सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स ऐसे सॉलिड हैं, इवन हत्ता कि अगर आप इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब भी ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं होगा, ठीक है। इवन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स इसकी हमारे पास कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स में वुड है, लकड़ी आ जाती है, प्लास्टिक्स जो है वो आ जाते हैं, रबर है, एटसेट्रा। आपको पता है, ये पता है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ठीक है, वो सब इंसुलेटर्स कहलाते। कंडक्टर्स की तरफ चलते हैं। दूसरी क्लास है सॉलिड्स की, कंडक्टर्स। दूसरी क्लास है सॉलिड्स की, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन से सॉलिड्स हैं ये? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। वाई क्यों कर सकते हैं भाई? वाई क्यों कर सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? ये सवाल पूछ लिया जाए तो बताएं। इसका जवाब ये, नो गैप बिटवीन, नो गैप बिटवीन। अब ये गैप से मतलब वही है बैंड गैप या फॉरबिडन गैप, ठीक है भाई। इसको बैंड गैप भी कहते हैं और फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं, ठीक है। नो फॉरबिडन बैंड या नो बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, between valence band and conduction band and conduction band hence लिहाजा इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो from valence band to conduction band। और ये होगा कैसे? अब देखें, वो फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, क्या मैग्नेट जो है उसकी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को आप लेके आ रहे हैं वायर के पास, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? भागते हुए जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं उस नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट से वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाउ, कैसे, ये कैसे हो रहा है? हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हाउ, ये कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस, उर्दू में कहेंगे ज़ेरे असर। ज़ेरे असर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर। किसके ज़ेरे असर आ चुकी है वायर भाई? जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर आ चुकी है, ठीक है भाई। अब सेमीकंडक्टर्स की तरफ चलें। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट ऑन प्रोविजन,
बट, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, बट ऑन प्रोविज़न, जब तक कि आप प्रोवाइड ना करें, जब तक कि आप मुहैया ना करें, जब तक कि आप न दें, क्या न दें, बट ऑन प्रोविज़न ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, ठीक ठाक एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब ठीक ठाक एनर्जी, काफ़ी एनर्जी जब तक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे सेमीकंडक्टर्स को, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी क्या शर्त है, ये पहली बात तो ये हो गई कि सफिशिएंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके वो सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। या फिर आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैंड गैप, जो बैंड गैप है या फिर फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन बैंड है, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। वैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं कि अगर आप वो फॉरबिडन बैंड जो है या बैंड गैप जो है उसको कम करना चाहते हैं तो उसका हल आपके पास यही है कि आप एनर्जी प्रोवाइड करें, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करें। वो बैंड गैप या फॉरबिडन बैंड जो है वो कम हो जाएगा और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे जहां वो इजीली फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है भाई। हैंस, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, हैंस लिहाजा इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ताकि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड, जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हाउ टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, ये एडिंग आ गई। कंडक्टिविटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी खुद जो है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा कंडक्टिविटी जो है वो खुद हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये सेमीकंडक्टर्स की दास्तान। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी जब तक के सफिशिएंट एनर्जी आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे ही आप वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बैंड गैप या फॉरबिडन गैप जो मौजूद है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, वो छोटा हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। हाउ टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप उनका टेम्परेचर बढ़ा दें, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट इसका नोट कर लें, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। देखें, रेसिस्टेंस और कंडक्शन दोनों एक दूसरे के वर्ड अपोजिट हैं। अभी ये आगे चल रहा है, अगला पॉइंट इसके बाद मैं अभी लिखवा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर्स का अगला पॉइंट ये आ गया कि कंडक्टिविटी क्या है, ये रेसिप्रोकल है, अपोजिट है कंडक्टिविटी। ये क्या है, रेसिप्रोकल, यानी कि अपोजिट है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हैंस लिहाजा अब जो हमारे पास रेसिस्टिविटी का यूनिट है, याद है रेसिस्टिविटी का जो है यूनिट क्या है, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है। तो कंडक्टिविटी अगर रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी अगर अपोजिट है
रेसिस्टिविटी का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आएगा, वो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा। इसके नीचे जो 1 है आप उस 1 को ऊपर ले आइए, ओम्स मीटर को नीचे ले आइए। हैंस यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, हैंस यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो रहा है, 1 अपॉन ओम मीटर। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और अब इस ओम और मीटर को ऊपर लेके जाएंगे, इस ओम के ऊपर भी +1 की पावर है, इस मीटर के ऊपर भी +1 की पावर है। तो जब ये ऊपर जाएगा इस 1 के पास, ये जब ऊपर जाएगा इस 1 के पास और 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी -1 और दोनों को अगर हमें ब्रैकेट लगा दें तो फिर ऊपर होल -1 की पावर लगा दें, होल -1 की पावर लगा दें। तो ये भी यूनिट है कंडक्टिविटी का, 1 अपॉन ओम मीटर, या इस ओम मीटर को आप ऊपर ले जाएंगे इस 1 के पास, तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा ओम मीटर 1 से, और ओम के ऊपर जो +1 की पावर है और मीटर के ऊपर जो +1 की पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और ब्रैकेट लगा के दोनों पे हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमारे पास यूनिट आ गया कंडक्टिविटी का। इसकी रेंज जो है, क्या रेंज होगी सेमीकंडक्टर्स की रेंज, कि कंडक्टिविटी की रेंज क्या है? रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो सकती है? रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो है वो क्या हो सकती है? ये 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁴ ओम मीटर होल -1 पावर, ये रेंज होनी चाहिए। ये कम से कम कंडक्टिविटी इतनी होगी सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁻⁻⁶ इन्वर्स ऑफ ओम मीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी कंडक्टिविटी? 10⁻⁻⁴ ओम इन्वर्स ओम मीटर इन्वर्स। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब यहाँ पर इसकी टाइप्स जो हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसको भी ज़रा देख लीजिए। इसके लिए पेरियोडिक टेबल की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा। पेरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एक जो ग्रुप है उसमें सेमीकंडक्टर्स, आपको पता है पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है। तो टाइप्स की तरफ चलें हम। टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हो गई सेमीकंडक्टर्स की? इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देख लें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है भाई? ऑन प्रोविजन ऑफ एनर्जी, ऑन प्रोविजन ऑफ एनर्जी। अगर आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एरो बुलेट्स में लिख रहा हूँ, एरो इलेक्ट्रॉन लीव्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह छोड़ देंगे, लीव्स द पोजीशन, अपनी जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फिर? अ वैकेंट स्पेस, अ पॉजिटिव वैकेंट स्पेस, अ पॉजिटिव वैकेंट स्पेस, अ पॉजिटिव वैकेंट स्पेस कॉल्ड होल्स। याद आया? यही मैंने सब कुछ समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि ये होल बनते कैसे हैं, ये होल हैं क्या? जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देंगे तो पीछे खाली जगह जो बचेगी उसको हम क्या कहते हैं?
उसको, उस पॉजिटिव वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ठीक है भाई। और ये काम कब होगा? सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये काम कब होगा? ऑन प्रोविजन ऑफ एनर्जी, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सेमीकंडक्टर को। ठीक है भाई। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं पेरियोडिक टेबल के, वो कौन से हैं? ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पेरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? ग्रुप 4 के, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है, लेड है, लेड है और फ्लिवोरियम है। फ्लिवोरियम, 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 ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शुरू हो जाएगा। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, लेकिन पीछे अपने खाली जगह हैं, पॉजिटिव खाली जगह हैं, छोड़ जाएंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे? होल्स का। ये पॉजिटिव होल्स हैं। ठीक है भाई। इन दो में ख़ास तौर पे ये एलिमेंट्स की हेडिंग आ गई। स्पेशली इनमें ख़ास तौर पर हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है। ये एक बड़ा अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, स्पेशली ये दो जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। एक्शन ऑफ होल, एक्शंस, न्यू हेडिंग आ जाएगी, एक्शंस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक्शंस ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रद्द अमल देंगे? ये होल्स जो है वो क्या रद्द अमल देंगे? ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई करेंगे तो ये एक्शन, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या एक्शन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हरकत शुरू कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हरकत शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। ये भी हो गया इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक जो सबसे अहम है अभी, जिसमें एन टाइप और पी टाइप आएगा, ये इसको देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, आल्सो कॉल्ड, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है डॉप्ड सेमी कंडक्टर, डॉप्ड सेमी कंडक्टर। मीन्स क्या मतलब हुआ भाई इसका? मीन्स क्या मतलब हुआ? क्यों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स जो है वो कहा जा रहा है? बिकॉज डॉपिंग टेक्स प्लेस, डॉपिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि इन सेमीकंडक्टर्स में डॉपिंग हो रही है। अब डॉपिंग क्या है भाई? मीन्स क्या मतलब है डॉपिंग का? एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 5। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को जो है वो डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन
सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग जो है वो हो रही है। डोपिंग का क्या मतलब है? डोपिंग का मतलब ये है कि इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आप ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की थोड़ी थोड़ी मिकदार आप इन सेमीकंडक्टर्स में ऐड कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं ये? ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी मिकदार अगर आप जो है वो सेमीकंडक्टर्स में ऐड कर देंगे, या ग्रुप 5 एलिमेंट्स की जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार अगर आप सेमीकंडक्टर्स में ऐड कर देंगे, तो ये सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। और ये जो आपने एडिंग का काम किया है, ये जो आपने काम किया है एडिंग का, थोड़ी थोड़ी मिकदार जो आप इसकी ऐड कर रहे हैं, इसी एडिंग को हम डोपिंग कहते हैं। और इसीलिए इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ऑफ डोपिंग, डोपिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा? डोपिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा? ईदर डोपिंग के नतीजे में या तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, या तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनेगा और पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो कब बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब मेरे ख्याल में ऊपर मिटा दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी। ठीक है भाई, तो ये जो आप डोपिंग का प्रोसेस करेंगे, यानी कि ये जो आप ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट 3A, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की थोड़ी सी मिकदार या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की थोड़ी सी मिकदार जो आप ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, उसके नतीजे में वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो या तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है या फिर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है। तो एन टाइप जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, अब इसके बारे में लिख लें, एडिंग एलिमेंट दैट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन। ये कब बन रहा है? फॉर्म्ड बाय एडिंग एलिमेंट, formed by adding element that has more electron, that has more electron than semiconductor, यानी कि ग्रुप 3 या ग्रुप 5 का जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो कि आप ऐड कर रहे हैं उस एलिमेंट के पास क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन्स। उस एलिमेंट के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं देन सेमीकंडक्टर के मुकाबले में। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब आप डोपिंग कर रहे हैं, आप जब उस एलिमेंट को उस सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ऐड कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? उस सेमीकंडक्टर में। ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसकी मौजूदा पोजीशन ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 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 एक जगह पर मौजूद है, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स दूसरी जगह पर मौजूद। अब अगर आप इस सेमीकंडक्टर के अंदर, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपको इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, मोर ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे
ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और होल्स जो हैं ये पॉजिटिव होल्स, ये कितने क्या हो जाएंगे, ये लेस हो जाएंगे। तो इस किस्म का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसके अंदर डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए और होल्स की तादाद कम हो जाए, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड बाय एडिंग एलिमेंट दैट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन सेमीकंडक्टर। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मोर इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, मोर इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर देन पॉजिटिव होल्स। पॉजिटिव होल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आर्सेनिक जिसको AS से बहुत बता रहा हूँ मैं, एंड फॉस्फोरस जिसको P से मैं बता रहा हूँ। आर्सेनिक और फॉस्फोरस जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, इज़ एडिड इन सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर आप जो है आर्सेनिक या फॉस्फोरस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब P टाइप जो है देखें वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसके, P टाइप जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब P टाइप सेमीकंडक्टर वो होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर वो होगा जिसके अंदर आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो नतीजा क्या निकलेगा, सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस एलिमेंट के पास, क्योंकि आप जो एलिमेंट अब ऐड कर रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है एज़ कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन कहाँ किसके पास आ जाएंगे, उस एलिमेंट के पास आ जाएंगे जो कि आप ऐड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव होल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेमीकंडक्टर्स में घट जाएगी। P टाइप की तरफ आ जाते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर, एडिंग एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रॉन, एडिंग एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रॉन, आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, लेस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के पास अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर्ड टू पॉजिटिव होल्स, एज कंपेयर्ड टू पॉजिटिव होल्स। ठीक है भाई, ये भी टॉपिक आपका निमट गया अल्लाह की रहमत से। अगला टॉपिक हमारा सुपर कंडक्टर का है, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।